ज्योमेट्री को स्टार्ट करने से पहले हम क्या पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कहानियों को समझ लेते हैं कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, हम ज्योमेट्री की स्टडी कर रहे हैं। ज्योमेट्री क्या होता है, हमारे पास फिगर्स, ये ट्राइंगल्स और हो गए, ट्राइंगल्स हो गया, सर्कल्स हो गया, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ ज्योमेट्री। अब ये ज्योमेट्री को हम स्टडी कर रहे हैं यूजिंग कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। हम क्या स्टडी कर रहे हैं, ज्योमेट्री को स्टडी कर रहे हैं यूजिंग कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। सर ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होते हैं? Coordinate points are a pair of numbers that show a specific location on a graph within x-axis और y-axis। सर आप इतनी ज्यादा अंग्रेजी झाड़ते हैं, सर कुछ उर्दू में समझा दें। बेटा कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो होते हैं हमारे पास, वो कुछ पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं, वो कुछ नंबर्स होते हैं जो कि एक पॉइंट का किसी एक ज्योमेट्री की लोकेशन बताते हैं आपको विद इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब आप पूछेंगे सर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहां पर होते हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन पे हम बनाते हैं। और ये कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, ये हमारे पास जो नॉर्मल ग्राफ होता है ना, इसका दूसरा नाम है, थोड़ा फैंसी नाम है। आप बर्गर बच्चे हैं ना सब, तो बर्गर बच्चों के लिए नाम होता है कार्टेशियन प्लेन। अब हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है कोऑर्डिनेट और एक होता है पॉइंट। ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। अब पॉइंट क्या होता है और कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसका फर्क हम समझते हैं। बहुत आसान और सिंपल सा फर्क है। कोऑर्डिनेट हमें क्या बताते हैं, लोकेशन बताता है। क्या बताता है, लोकेशन बताता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये एक ए जगह है। इस ए किस दर है, ये कार्टेशियन प्लेन में ये ए किधर है, ये हमारे पास क्या बताता है, कोऑर्डिनेट बताता है। और ये एक इटसेल्फ इज अ पॉइंट। ए जो है वो इटसेल्फ क्या है, एक पॉइंट है। इसकी अदर एग्जांपल हमारे पास बी भी है, तो ये बी इटसेल्फ इज अ पॉइंट, लेकिन जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास क्या बताता है, बी की लोकेशन बता रहा है, एक पॉइंट की लोकेशन बता रहा है कि ये भाई ये पॉइंट कार्टेशियन प्लेन पे कहां पर है, इस ग्राफ पे कहां पर है, ये हमें बता रहा है क्या, कोऑर्डिनेट। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। बहुत आसान सी चीज थी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अब कोऑर्डिनेट फॉर्म किस तरीके से होते हैं, कोऑर्डिनेट किस तरीके से लिखे जाते हैं, वो हमें कैसे पता चलेगा? कोऑर्डिनेट के अंदर हम ये दो ब्रैकेट्स लगाते हैं। बहुत आसान सी चीज है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, नहीं नजर आ रहा, तो बेटा आप अपने आंखों की इलाज कराएं, क्योंकि हमें क्लियरली नजर आ रहा है दो दो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, उसके अंदर एक एक्स की वैल्यू है और एक वाई की वैल्यू है। तो ये एक्स और वाई की वैल्यू हम कार्टेशियन प्लेन से क्या कैसे निकालेंगे? अच्छा बेटा, हमारे पास वाई एक्सिस होता है और एक्स एक्सिस होता है। हमारे पास एक्स एक्सिस जो होता है ना, वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और वाई एक्सिस होती है वर्टिकल लाइन। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो वैल्यूज लिखी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये सारी जो वैल्यूज होती हैं ये हमारे पास एक्स वैल्यूज होती हैं, जिनको हम एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। और जो ये वर्टिकल लाइन पे सारी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5, ये सारी वैल्यूज जो होती हैं ये वाई वैल्यूज होती हैं, जिसको हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। तो ये बात आपको पता चल गई कि भाई किस तरीके से कोऑर्डिनेट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हमारे पास होता क्या है, होता ये है कि हम बेसिक फॉर्मूलाज सीखते हैं। और ये बेसिक फॉर्मूलाज आपकी जिंदगी को क्या कर देंगे, आसान कर देंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और आपके पास बहुत ज्यादा यूज हो रहे होंगे बेसिक फॉर्मूलाज। अब ये बेसिक फॉर्मूलाज के अंदर हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट मेन फॉर्मूलाज हैं, जिसके अंदर पहला फॉर्मूला जो है वो हमारे पास है मिड पॉइंट का। अब मिड पॉइंट का सर फॉर्मूला क्या है, बता दें बेटा। मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, क्या होता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। आपके पास मिड पॉइंट निकालने के लिए दो कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे और दो कोऑर्डिनेट्स को यूज करके हम मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन है हमारे पास, ये हमारे पास पॉइंट ए है और ये हमारे पास पॉइंट बी है। अब इन दोनों पॉइंट्स का सेंटर वाला पॉइंट अगर हमें निकालना हो, तो हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा पॉइंट निकालना हो बेटा, सेंटर वाला पॉइंट। ठीक है, तो मिड पॉइंट का हमारे पास फॉर्मूला आ गया, वेरी इजी फॉर्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अगर हम गौर से देखें तो हम x कोऑर्डिनेट्स के एवरेज निकाल रहे हैं और हम y कोऑर्डिनेट का एवरेज निकाल रहे हैं। तो ये आपको याद करने में आसानी होगी कि जब भी आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाना पड़े, मिड पॉइंट निकालना पड़े, तो आप ये याद कर लें कि भाई आपने x कोऑर्डिनेट्स की एवरेज निकालनी है और y कोऑर्डिनेट्स की एवरेज निकालनी। तो इससे आपको पता चल जाएगा। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्मूला आता है, जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल बचपन से, स्टार्टिंग से, जब हम इस दुनिया में आए थे तभी हमने पढ़ लिया था। ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट हमारे पास स्लोप होता है। ग्रेडियंट को हम क्या कहते हैं, हम स्लोप भी कहते हैं।
ठीक है। और इस स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 -x1। ठीक है। और हम स्लोप को या फिर ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? हम करते हैं m से। m जहां पर लिखा होगा आपने समझ जाना है कि भाई ये ग्रेडियंट की बात हो रही है। अब हमारे पास आता है डिस्टेंस। सर ये डिस्टेंस क्या होता है? और सर आपने डिस्टेंस के साथ लेंथ क्यों लिखा है? बेटा हम डिस्टेंस और लेंथ को एक साथ समझते हैं। डिस्टेंस और लेंथ एक ही चीज होते हैं। अगर आपके पास एग्जाम के अंदर ये लिखा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ दिस लाइन, तो इसका मतलब यही है कि भाई आपने डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है। आपने घबराना नहीं है, आपने भौंकला नहीं जाना, यार सर ने तो ये चीज पढ़ाई ही नहीं थी, यार सर ने तो ये भंड मार दिया, सर ने तो ये पढ़ाया ही नहीं था। बिल्कुल बेटा, मैंने आपको पढ़ाया है कि भाई लेंथ और डिस्टेंस एक ही चीज है। अगर एग्जाम में आपसे लेंथ मांगता है तो इसका मतलब है आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपसे डिस्टेंस मांगते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आप नॉर्मल बच्चे होंगे, अगर पढ़े लिखे बच्चे होंगे तो कोई ना कोई कारनामा कर कराएंगे। ठीक है। तो डिस्टेंस और लेंथ का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का होल्डिंग स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल्डिंग स्क्वायर। ठीक है। हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? x2 - x1 का होल्डिंग स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल्डिंग स्क्वायर। ठीक है। अब इन फॉर्मूलाज को यूज किस तरीके से किया जाता है, क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, नीचे क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या बोला है? ये दो कोऑर्डिनेट्स देती हैं हमें ए और बी। अच्छा, मेरी जो प्रैक्टिस है, मेरी जो पर्सनल प्रैक्टिस थी अपने ओ लेवल्स और ए लेवल्स के टाइम पे, तो मैं क्या करता था? कोऑर्डिनेट्स को लेबल कर लेता था। x1 y1 x2 y2। मैं इस तरीके से लेबल कर लेता था। क्यों लेबल कर लेते थे सर? सर आपके अंदर क्या मसला था ऐसा क्या आप लेबल करते थे? आप क्या पढ़े लिखे नहीं थे? आपको क्या समझ में नहीं आता था, नजर नहीं आता था? बेटा ये आपकी आसानी के लिए ही मैंने ये चीज करी है कि आप इससे क्या हो जाए, आसान हो जाए आपके लिए। x1 क्या होता है, x2 क्या होता है, फिर बाद में क्या करते हैं बच्चे जो है बंड मार देते हैं, x1 की जगह x2 लिख देंगे और x2 की जगह x1 लिख देंगे। तो ये गलतियां हो जाती। तो इस गलतियों से, ये छोटी छोटी माइनर गलतियों से, जिससे आपको एग्जामिनर क्या करे, एग्जामिनर आपको अंडा दे, इससे अच्छा है कि भाई इन गलतियों को सुधार दिया जाए। तो ये इस गलतियों को सुधारने के लिए आप इनको पहले से लेबल कर लें ताकि आपको आसानी हो। अब फॉर्मूला लगाते हैं x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये किसका फॉर्मूला है? मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। तो बेटा मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। x1 हमारे पास 3 है, प्लस y1 x1 सॉरी x2 हमारे पास 5 है अपॉन 2। ब्रैकेट बंद, ओपन किया हमने, कॉमा लगाया। फिर हमारे पास है y1 + y2। y1 हमारे पास 5 है, y2 हमारे पास 7 है अपॉन 2, ब्रैकेट क्लोज। जल्दी से मुझे जरा बताएं, 3 + 5/2 क्या होता है? 3 + 5 8 होता है, 8/2 is 4। 5 + 7 12 होता है और 12/2 is 6। ठीक है। अब हमारे पास क्या बोल रहा है भाई? ग्रेडियंट निकाल के दे दो। तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? y2 - y1/x2 - x1। तो जैसे मैंने डिस्टेंस के अंदर आपको एक वर्ड पढ़ाया लेंथ, वैसे ही हमारे पास ग्रेडियंट में एक और वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं स्लोप। तो अगर आपके पास स्लोप का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है तो आपने अपना दिमाग नहीं लड़ाना, आपने फौरन याद कर लेना है कि भाई ये ग्रेडियंट की बात कर रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे? हम कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हैं। y2 हमारे पास क्या है? 7 माइनस y1 is 5 अपॉन x2 विच इज 5 माइनस x1 is विच इज 3। तो हमारे पास 7 - 5 is 2, 5 - 3 is also 2। हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया? ग्रेडियंट क्या आ गया हमारे पास? 1 आ गया। सो m इज इक्वल्स टू 1। आपने नीचे लिख लिया m इज इक्वल्स टू 1। m हम पे क्या रिप्रेजेंट करता है? हमें हमें ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करता है m। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है दैट इज डिस्टेंस। क्या है हमारे पास? डिस्टेंस। डिस्टेंस को किस तरीके से निकालना होता है? तो बेटा बहुत आसान है। आपने वही फॉर्मूला याद कर लिया, आपने उन फॉर्मूला को यूज करते हुए डिस्टेंस निकाल लिया। किस तरीके से भाई? आपने फॉर्मूला यूज किया, सबसे पहले हमारे पास x2 - x1 है। x2 हमारे पास है 5 माइनस x1 विच इज 3 का होल्डिंग स्क्वायर प्लस y2 7 माइनस y1 विच इज 5 का होल्डिंग स्क्वायर, और पूरे पे हमने क्या लगा दिया? अंडर रूट लगा दिया। जल्दी से आगे सॉल्व करते हैं। 5 - 3 is 2 स्क्वायर प्लस 7 - 5 is 2 स्क्वायर।
तो हमारे पास क्या बन गया, √4 + 4। ठीक है। और हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, √8। अब ये फाइनल आंसर, अगर आप नॉर्मल बच्चे होंगे तो आप इसको फाइनल आंसर को नहीं छोड़ेंगे। अगर आप पढ़े लिखे बच्चे होंगे तो आप इस फाइनल आंसर को यहीं पर ही √8 पे छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर आप नॉर्मल बच्चे होंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो कि हमने सर्ज में सीखा था। हम सबसे पहले सर्ज में क्या करते थे, रूट को सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम निकालते थे। हमने एलसीएम निकाल लिया 8 का। सही है। 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2। अब जो पेयर हैं उनको हम बाहर रखेंगे रूट के, और जो पेयर नॉन पेयर्स हैं, जो कि पेयर नहीं है, उसको हम अंदर रखेंगे। तो √8 की सिंप्लीफिकेशन हमारे पास होगी 2 √2। तो अगर आपने ये चीज नहीं करी, अगर आपने ये कारनामा नहीं करा, तो एग्जामिनर क्या करेगा, आपके मार्क्स को काट देगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब भी आपके पास अंडर रूट के अंदर आंसर आएगा या फ्रैक्शन के अंदर आंसर आएगा, आपने मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर आंसर को देना है, लाजमी। अगर आप नहीं देते हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा, क्योंकि आपकी हरकतें ही ऐसी हैं। जो आपको पढ़ाया गया है वो आपने नहीं पढ़ा, आपने फालतू चीजों पे ध्यान दिया। ठीक है। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई आपने इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो एग्जामिनर आपको 0 देने में भी टाइम नहीं लगाएगा। ठीक है। अब अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, आपको बोला है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन एल। अच्छा जी, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को याद करें, जल्दी से साइमल्टेनियस इक्वेशंस को याद करें। साइमल्टेनियस इक्वेशंस में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको यह बताया था कि जब एक स्ट्रेट लाइन होती है हमारे पास, जब भी एक स्ट्रेट लाइन होती है हमारे पास, तो हमारे पास कहीं पे भी उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ग्रेडियंट सेम होता है। हर जगह पे स्ट्रेट लाइन के ऊपर ग्रेडियंट सेम होता है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस की अगर आपको कहानी याद आ रही है तो आपके लिए ये सॉल्व करना इजी हो जाएगा। अगर हमें इसका ग्रेडियंट निकालना है लाइन एल का, तो हम कोई दो कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक ये वाला कोऑर्डिनेट ले लेता हूं। ठीक है। और मैं एक ये वाला कोऑर्डिनेट ले लेता हूं। सर ये आपने ए बी क्यों लगाया हुआ है, बेटा ये मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सब्र कर जाया करें, इतना भागा ना करें आगे। आप टेंशन नहीं लिया करें ना, मैंने आपको बोला ना टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ देने का। तो आप प्लीज टेंशन नहीं लें, आपने ए बी क्यों लगाया है, बाद में बताता हूँ। अगर हमें बोल रहा है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन एल, तो हमें सिंपली क्या करना होगा कि हमें ग्रेडियंट के लिए दो कोऑर्डिनेट्स रैंडमली चूज करने होंगे। हमने दो कोऑर्डिनेट्स को चूज कर लिया है, विच इज 2 4 एंड 4 10। अब हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाएंगे। हम कोऑर्डिनेट्स को लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। 2 4 एंड 4 10। ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज सिखाई है, और अगर आपको वो याद नहीं है तो बेटा आपकी जिम्मेदारी है, एग्जामिनर भी आपको मार्क्स देना भूल जाएगा। मैंने आपको क्या सिखाया है कि आपने लेवल कर लेना है सबको। ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास x2 है, और ये हमारे पास y2 है। अब ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, इनको यूटिलाइज करते हुए हमने ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जल्दी से हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। जल्दी से हम इनको सॉल्व करते हुए एक फॉर्मूला लगा लेते हैं। y2 क्या है हमारे पास, 10 माइनस y1 विच इज 4 अपॉन x2 क्या है, 4 - 2। 10 - 4 is 6, 4 - 2 is 2, 2 1 = 2, 2 3 = 6। तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आ गई, m = 3। ठीक है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको बोला है, अब आपका जो दिमाग चल रहा था ना, बहुत जल्दी जल्दी दिमाग चल रहा था कि सर ये आपने ए बी क्यों लगाया, सर हमें समझा दे, जल्दी जल्दी बता दे। बेटा ये ए बी मैंने इसीलिए ही लगाया क्योंकि हमें क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है ए बी का। हम पूरी लाइन में से कोई भी रैंडम दो पॉइंट्स चूज करके मिड पॉइंट नहीं निकाल सकते। हमें इन दोनों के बीच का ही, बिल्कुल बीच की वैल्यू निकालनी है, मतलब सेंटर वाली वैल्यू निकालनी है। तो ये बात पता होनी चाहिए आपको कि आपके पास मिड पॉइंट कोई भी दो पॉइंट्स का निकालने के लिए देगा, आपको एक लाइन का निकालने के लिए नहीं देगा कि भाई इस लाइन का भी कोई मिड पॉइंट बता दो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ए और बी पॉइंट आउट किए हुए। अब ए और बी को यूज करते हुए हम निकाल लेते हैं। हमारे पास बी कोऑर्डिनेट क्या है, 4 10, और ए कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, 0 - -2। जल्दी से हम यूज करते हैं इनको और मिड पॉइंट निकालते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारे पास मिड पॉइंट का, अगर आपने फॉर्मूला ये सोचा था, अगर आपने फॉर्मूला ये सोचा था
तो बेटा आप जो है किसी जगह में जाएं और वहां पर जाके बड़ी बिल्डिंग पे जाएं, टॉप फ्लोर पे जाएं, वहां से छलांग मार के खुदकुशी कर लें। क्योंकि अगर आपने ये सोचा था तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। आपके पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2 अपॉन 2, कॉमा y1 + y2 अपॉन 2। ठीक है, जल्दी से हम यूज करते हैं। x1 हमारे पास 4 है, प्लस x2 हमारे पास जो है वो 0 है अपॉन 2, कॉमा y1 जो है हमारे पास 10 है, प्लस और y2 हमारे पास -2 है अपॉन 2। 4 + 0 = 4, ऑब्वियस सी बात है। अब किसी ने 4 + 0 करके कुछ सोचा होगा कि यार मैं कुछ कारनामा कर लूं तो यार अभी इलाज कराओ अपना। तो 4 + 0 हमारे पास 4 होता है, और 4/2 हमारे पास क्या होता है, 2 होता है, कॉमा अब हमारे पास है 10 प्लस ब्रैकेट के अंदर -2। तो इसका क्या मतलब है, ये प्लस साइन इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है। तो जब ये प्लस साइन माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगी, तो जो आपने बचपन से पढ़ता हुआ आ रहा है, ये बच्चों वाली चीज है। जो एक बच्चे को, आप 3-4 साल के बच्चे को भी पूछोगे ना कि प्लस को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा माइनस से तो क्या आंसर आएगा, तो हमारे पास माइनस आंसर आएगा। तो 10 जो है वो -2 हो जाएगा, विच इज 8, और 8/2 इज 4। तो हमारे पास क्या आ गए मिड पॉइंट, 2,4। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज है हमारे पास इज फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी। फाइंड द क्या, डिस्टेंस ऑफ ए बी। ए बी का डिस्टेंस निकालना है, तो जल्दी से इन कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हुए ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। भाई अंडर रूट लगाना है ना, बार बार लगाना अजाब इलाही बन जाता है। तो आप क्या करें, सिंपल काम करें, आप अपनी जिंदगी को क्या करें, हमेशा आसान करें। आप सबसे पहले जो ब्रैक अंडर रूट के अंदर जो जितने काम होते हैं ना सारे वो कर ले। तो x2 - x1, x2 हमारे पास है -2 माइनस x1 का होल्डिंग स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल्डिंग स्क्वायर। सही है, अब अंडर रूट अभी नहीं लगा, सही है ना। अब अंडर रूट अभी नहीं लगाए, अंडर रूट हम बाद में लगा देंगे, एंड में लगा देंगे। -2 - 4 इज -6 का स्क्वायर, प्लस ये हमारे पास -10 का स्क्वायर हो गया। -6 का स्क्वायर का मतलब है -6 मल्टीप्लाई बाय -6। तो -6 मल्टीप्लाई बाय -6 हमारे पास क्या बन जाता है, +12 बनता है। क्योंकि किसी भी छोटे से बच्चे को भी ये बात पता होगी कि जब माइनस से माइनस साइन मल्टीप्लाई होती है तो प्लस हो जाता है। अब हमारे पास यहां पर भी यही है, -10 मल्टीप्लाई बाय -10। तो किसी भी छोटे बच्चे को पता है क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये हमारे पास बन गया 100। तो 100 + 12 इज 112। एंड में आपने क्या करना है, अंडर रूट लगा लेना है। अब सिंपली ये अंडर रूट लगा के आपने इसको क्या छोड़ देना है। अगर आपने बोला, अगर आपने ये सोचा कि हम ये अंडर रूट ऑफ 112 को एज इट इज ऐसे ही छोड़ देंगे, तो इसका मतलब क्या है, आप पढ़े लिखे बच्चे हैं। लेकिन अगर आपने बोला नहीं, मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा, अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा होगा तो मैं सिंप्लीफाई करूंगा, तो आप पढ़े लिखे बच्चे नहीं है, आप नॉर्मल बच्चे हैं। तो जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करके आप इसका फाइनल आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, आपको बोला है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर -3, 8, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आर 9, -2। आपको बोला कैलकुलेट द लेंथ ऑफ PQ। अब अगर आप गौर से देखें, आपको लेंथ निकालने का कह रहा है, कोई चीज मुश्किल तो नहीं है, नहीं है, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमने बचपन में ही पढ़ लिया, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बचपन पढ़ रहे थे हम लोग, तो हमने बचपन में ही ये चीज पढ़ ली कि लेंथ हमारे पास डिस्टेंस ही होता है। तो अगर किसी बच्चे ने ये सोचा कि लेंथ क्या है, तो बेटा आपने पहले जाना है पीछे, आपने समझना है कि भाई मैंने लेंथ और डिस्टेंस एक ही चीज बताई हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, वापसी। अब वही मैंने काम किया, मैंने पहले अंडर रूट लगाया, लेकिन आप क्या करेंगे, नहीं करेंगे ये चीज। आप सबसे पहले अंडर रूट के अंदर वाली सारी कहानियों को सॉल्व कर लेंगे। तो x2 माइनस x1 का होल्डिंग स्क्वायर, प्लस y2 -y1 का होल्डिंग स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 + 3 विच इज 12 का स्क्वायर, प्लस -2 -8 -10 प्लस 100। सही है, मतलब 10 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर मैंने कर दिया डायरेक्ट। ये 144 प्लस 100, तो ये हमारे पास हो जाएगा 244। ठीक है, अब इसको मैं किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, 244 को, 244 के ऊपर ऐसे अंडर रूट लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा हुआ है हमारे पास, अंडर रूट लगा हुआ है, तो हम अंडर रूट 244 लिख देंगे। अंडर रूट 244 का आंसर क्या होता है, कोई मुझे जल्दी से बता सकता है प्लीज।
जल्दी से मुझे कोई बताए, अंडर रूट 244 का आंसर क्या होता है, जल्दी से कोई मुझे बताए। ठीक है, क्या आ रहा है, पॉइंट्स में आंसर आ रहा है? किस में आंसर आ रहा है? पॉइंट्स में आंसर आ रहा है। ठीक है, अब अगर पेपर 2 का सवाल है तो पॉइंट्स में लिख लेंगे हम लोग, वरना इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग। ठीक है, सिंप्लीफाई करके चेक कर लेते हैं क्या ये सिंप्लीफाई हो रहा है सुकून से। मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। 244, 2/244 इज, ये हमारे पास हो गया 12, ये हमारे पास हो गया 261। ठीक है, और हमारे पास 61 मेरे ख्याल से कहीं पे भी नहीं आता है, तो ये 61 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, 2/√61। ये हमारे पास क्या बन गया, इसकी सिंप्लीफिकेशन बन गई। एम आई क्लियर, समझ में आ गई सारी कहानी? ठीक है, ओके हो गया, ओके की रिपोर्ट है। आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? चले जी। जी बेटा, आपने सिंप्लीफाई करना जरूरी होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, लाजमी सी बात है, आपने सिंप्लीफाई करना जरूरी होगा। अगर आप सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो आपका एग्जामिनर क्या करेगा, आपको मार्क्स देना भूल जाएगा। तो ये बात याद रखें, आपने कोई अपनी डेट होशियारी नहीं दिखानी, आपने सिंपली उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, आसान अल्फाजों में समझा रहा हूँ, प्लीज समझ जाए। ओके, चले। अब ये क्वेश्चन करने से पहले हमें, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी। अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी तो हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमने इक्वेशन निकालना ही नहीं सीखी। तो हम सबसे पहले सीखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन होती क्या है। इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला जो होता है वो हम बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, y = mx + c। ये आसान अल्फाजों का फॉर्मूला है, y = mx + c, बहुत आसानी से याद हो जाता है। y = mx + c। अब ये y = mx + c में हमारे पास y क्या होता है, हम y कोऑर्डिनेट, m क्या होता है हमारे पास, ग्रेडियंट, x क्या होता है, x कोऑर्डिनेट, और c क्या होता है, y इंटरसेप्ट। सर ये y इंटरसेप्ट समझा दें क्या होता है? बेटा y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या होता है, गौर से समझिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं। ये हमारे पास एक ग्राफ बना दिया मैंने, इस पे मैंने एक लाइन बना दी लाल कलर की। ठीक है, इस ग्राफ के ऊपर मैंने एक लाइन बना दी लाल कलर की। अब ये लाल कलर की लाइन जहां पर वाई एक्सिस को कट कर रही होती है, क्योंकि ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है और ये हमारे पास होता है एक्स एक्सिस। तो जहां पर ये लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है, जहां पर ये लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है, ये हमारे पास क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट होता है। क्या होता है बेटा, वाई इंटरसेप्ट होता है। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ता हूं। जी बेटा बिल्कुल, ये जो लाइन कट कर रही है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। ओके, आगे बढ़ूं? कोई क्वेश्चन? ठीक है, चले जी, आगे बढ़ते हैं। आपके पास लिखा हुआ है भाई, ये ग्राफ दे दिया आपको, कार्टेशियन प्लेन दे दिया और उस पर एक लाइन बना दी। एग्जामिनर ने बोला भाई ये लाइन ले ले तू, जा जी ले अपनी जिंदगी। आपको क्या करना है, आपने इक्वेशन ऑफ लाइन किस तरीके से बनानी है। अब ये चीज को समझने से पहले एक चीज के बारे में मैं आपको समझा दूं। आपके पास जो है दो फॉर्मूलाज होते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन के। एक आपके पास होता है y = mx + c, और एक फॉर्मूला जो होता है आपके पास वो होता है y - y1 = mx - x1। अच्छा जी सर, ये दो फॉर्मूला का क्या करना है, हम एक फॉर्मूला ही याद कर लें? नहीं बेटा, हमें क्या करना है, हमें पढ़े लिखे बच्चों और नॉर्मल बच्चों में हमें आपस में फर्क रखना है ना। तो y = mx + c कब यूज होगा और y - y1 वाला फॉर्मूला कब यूज होगा? अगर हमारे पास क्वेश्चन में y इंटरसेप्ट गिवन होगा, अगर हमारे पास क्वेश्चन में y इंटरसेप्ट गिवन होगा, तो हम क्या करेंगे, y = mx + c लगाएंगे। आसान था ये बात। अगर हमारे पास क्वेश्चन में y इंटरसेप्ट गिवन होगा, तो हम y = mx + c लगाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन में y इंटरसेप्ट नहीं गिवन होगा, तो हम क्या लगाएंगे, y - y1 = mx - x1, अगर हमारे पास y इंटरसेप्ट नहीं गिवन होगा। ठीक है, ये जो दो फॉर्मूला है, ये नॉर्मल बच्चों में और पढ़े लिखे बच्चों में फर्क बयान करता है। क्योंकि जो नॉर्मल बच्चे होंगे, जब क्वेश्चन में वाई इंटरसेप्ट गिवन होगा और नॉर्मल बच्चा सॉल्व कर रहा होगा, तो वो ये फॉर्मूला लगाएगा। लेकिन जो पढ़ा लिखा बच्चा होगा, अगर वाई इंटरसेप्ट गिवन होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएगा। सही है। हालांकि
एक चीज मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, ये दोनों फॉर्मूलाज, इन दोनों फॉर्मूलाज से आपके पास इक्वेशन सेम बनेगी। क्या बनेगी आपके पास इक्वेशन? बिल्कुल सेम बनेगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा इक्वेशन के अंदर। ये चीज मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा। ये चीज मैं आपको क्या करके बताऊंगा? प्रूफ करके बताऊंगा। चले जी, ये चीज समझ में आ गई? इसके अंदर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ ले। ओके, चले जी, स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास एक लाइन दी हुई है, ये स्ट्रेट लाइन, सीधी सलंग अलातूल लाइन दी हुई है। अब ये अलातूल लाइन जो है हमारे पास, इसका नाम है एल। क्या नाम है? एल। ठीक है। सही है। ठीक है, कर ले बेटा, आप कर ले, तफरियां कर ले, बहुत तफरियां हो रही हैं आपकी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? लाइन, हमारे पास लाइन है एल। अब ये लाइन एल जो है, इसके अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसकी इक्वेशन निकालनी है। अब इसकी इक्वेशन क्या निकालनी है हमें? इसकी इक्वेशन किस तरीके से निकालनी है, इसके स्टेप्स को देखते हैं। ये स्टेप्स सीरियां हम देखते हैं इसकी, ये लाइन एल की इक्वेशन किस तरीके से निकालते हैं, इसकी सीरियों को चेक करते हैं। सबसे पहली सीरी, आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स। बेटा यूजुअली आपके पास क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं, यूजुअली, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन, अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन, तो आप वही करेंगे जो कि मैं आपको बता रहा हूं। मैंने आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस में बताया था, फिर से हम जाएंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस में। और मैंने क्या बताया था? जिधर भी हम जहां पर भी ये लाइन के ऊपर हम कोऑर्डिनेट्स को यूज करेंगे, वहां की इक्वेशन क्या होगी? सेम होगी। हर जगह पे हमारे पास लाइन एल की, स्ट्रेट लाइन की, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो होगी, वो हमारे पास क्या होगी? सेम होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, सेम होगी। तो हम क्या करेंगे? हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करने कोऑर्डिनेट्स, हम कोई भी दो रैंडम कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हम वही पुराने दो कोऑर्डिनेट्स जो हमने पहले लिए थे, 2,4 और 4,10। ठीक है, 2,4 एंड 4,10, हमने कोऑर्डिनेट्स आइडेंटिफाई कर लिए, 2,4 एंड 4,10। स्टेप नंबर टू, सीरी नंबर टू। सीरी नंबर टू क्या है हमारे पास? आपने ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लेना है ये कोऑर्डिनेट्स को यूज करके। चले जी, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 लगाते हैं। y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये हमारे पास y2 आ गया, ये x2 आ गया, ये y1 आ गया, और ये x1 आ गया। जल्दी से फॉर्मूला लगा लेते हैं। y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, m = 10 - 4 is 6 अपॉन 4 - 2 is 2। तो हमारे पास ग्रेडियंट कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, ग्रेडियंट हमारे पास कितना आ गया? 3 आ गया। अब हमारे पास सीरी नंबर 3, जो हमारे पास सीरी नंबर 3 है, ये आईफोन वाली सीरी नहीं है, ये हमारे पास स्टेयर्स वाली सीरी है, स्टेप्स। सीरी नंबर 3 जो है हमारे पास, वो क्या है? फाइंड द वाई इंटरसेप्ट यूजिंग ग्रेडियंट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम y इज इक्वल टू mx प्लस c। सर इसका क्या मतलब है? सर एक चीज बता दें, क्या हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हम mx प्लस c लगाएंगे, या दूसरा वाला जिसमें हमें y इंटरसेप्ट नहीं गिवन होता? तो बेटा जरा मुझे जरा गौर से देख के बताएं, क्या इस लाइन के ऊपर y इंटरसेप्ट गिवन है? जल्दी से मुझे देख के बताएं, जल्दी से। क्या इस लाइन के ऊपर y इंटरसेप्ट गिवन है? बेटा अगर आपने ये सोचा कि इस लाइन के ऊपर y इंटरसेप्ट नहीं गिवन, तो बेटा आपको इलाज की जरूरत है। आपको इलाज की क्या है? जरूरत है। अब मैं आपको समझा रहा हूं। बेटा इसके अंदर y इंटरसेप्ट गिवन है, बिल्कुल गिवन है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट जो होता है, कि वो तब होता है जब हमारे पास एक लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही हो, टच कर रही हो। कट कर रही हो या टच कर रही हो, इसको हम आम जबान में बोले तो एक लाइन की वाई एक्सिस से मोहब्बतें चल रही हो, वाई एक्सिस की वर्टिकल लाइन से मोहब्बतें चल रही हो, मतलब एक जगह पे मिल रहे हो, टच कर रहे हो एक दूसरे को। तो ये हमारे पास कौन सी क्या चीज होती है? ये हमारे पास होती है वाई इंटरसेप्ट। तो हम ग्राफ को देख के वैसे तो बता सकते हैं कि भाई ये वाई इंटरसेप्ट इसका -2 आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रूफ करने के लिए कि भाई ये वाई इंटरसेप्ट निकाला जाता है, तो हमारे पास, मैं ये फॉर्मूला लगा लूंगा y इज इक्वल टू mx प्लस सी का। y इक्वल्स टू mx प्लस सी, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। अब हमें क्या करना है? हमें ग्रेडियंट को यूज करना है। अब y की और x की वैल्यूज कौन सी यूज करेंगे? सर जल्दी से हमें बता दें, y और x की वैल्यूज कौन सी हम यूज करेंगे?
बेटा y और x की वैल्यूज जो हम यूज करेंगे, ये जो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स में से हम कोई भी एक कोऑर्डिनेट को यूज करके हम y और x की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। अच्छा, अगर क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई होगा कि भाई ये जो लाइन है ये फला पॉइंट से कट कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है या मिल रही है, तो फिर हम वो फला पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे। वरना हम कोई भी दोनों में से कोई एक रैंडम कोऑर्डिनेट यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स है, 2,4, 4,10। हमें स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि कौन से कोऑर्डिनेट चूज करने, तो मैं रैंडमली कोई भी दो चूज कर लेता हूं, मैं 2,4 चूज कर लेता हूं। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में हम कोऑर्डिनेट्स चूज जो कर रहे हैं वो 2,4 कर रहे हैं, और ग्रेडियंट हमारे पास है 3। जल्दी से इन कोऑर्डिनेट्स को पुट करते हैं। हमारे पास y जो है वो 4 है, ग्रेडियंट जो है वो 3 है, x जो है वो हमारे पास 2 है, प्लस c हमें निकालना है। 4 इक्वल्स टू 3 2 6 प्लस c इक्वल्स टू 4 माइनस 6। c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -2। तो ये चीज अगर आपने गौर से देखी तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आ रही है, -2, और c हमारे पास क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है। तो अगर हम ग्राफ में गौर से देखें तो ये जो लाइन l है, ये हमारे पास कहां पर कट कर रही है, y एक्सिस को -2 पे ही कट कर रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई हमारा जो c y इंटरसेप्ट आया है वो सही आया, मतलब जो c आया है वो हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट आया। ठीक है, फिर हम सारी वैल्यूज को यूज करके हम क्या करेंगे, अपना इक्वेशन लिख लेंगे। हम y और x को एज इट इज रहने देंगे, y और x को एज इट इज रहने देंगे। सिर्फ m मतलब ग्रेडियंट और प्लस c जो है, इसके अलावा हमारे पास क्या आया है, -2, ये हम लिख लेंगे। y और x को एज इट इज रहने देंगे इक्वेशन लिखने के लिए। y और x को एज इट इज रहने दिया, हमने सिर्फ ग्रेडियंट और c की वैल्यू लिखनी है। ठीक है। अब सर आपने बोला था कि आप प्रूफ करके दिखाएंगे कि दूसरी इक्वेशन से भी, दूसरे तरीके से भी आपके पास वैल्यू सेम आएगी, इक्वेशन सेम बनेगी। बिल्कुल। अब मैं यूज कर रहा हूं y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूं। अगर मैं प्रूफ नहीं कर पाया तो मेरा सर गंजा हो जाए अचानक, लेकिन अगर मैंने प्रूफ कर लिया तो बेटा आपका कुछ नहीं होगा, आप टेंशन नहीं लें, आप हमारे बच्चे। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम y माइनस वाई वन लगा लेते हैं। हमने y एज इट इज रहने देना है। y माइनस वाई वन कैसे लगेगा, जो पहला y है वो हमें एज इट इज रहने देना है, माइनस ये y वन जो है इसके अंदर हम y की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारे पास 4 है। ठीक है। m हमारे पास ग्रेडियंट 3 है, वो एज इट इज रहने देंगे। अगेन हम x जो है वो एज इट इज रहने देंगे, पहला x जो है, लेकिन जो -x1 है उसकी जगह हम वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, ये इस तरीके से हमारे पास सॉल्व होता है। आगे से कंटिन्यू करते हैं। y-4 इक्वल्स टू 3 जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 3x-6 बन जाएगा। ये 4 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू 3x-6 प्लस 4। सो y इक्वल्स टू 3x-2। तो बेटा देखा आपने, हमने मैंने प्रूफ कर दिया कि भाई अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाएं कि ये वाला फॉर्मूला लगाएं, आप y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्मूला लगाएं कि आप ये वाला फॉर्मूला लगाएं, आपके पास आंसर हमेशा सेम आएगा, आपके पास इक्वेशन हमेशा सेम बनेगी।